protection of mines. So friends, currently we are dealing with a chapter that is magnetic fields due to electric current. Okay, and in the last lecture we have seen the very interesting topic of this chapter, and that is hydrostatic paradox. Okay, so though we call it as a paradox, but when we see it according to the perspective of physics, we know that it's not a paradox, it's not at all the illusion, but it's a reality. Okay, so now moving towards the next point of the chapter, and it is very important, and that is पास्कल्स लॉ एंड इट्स अप्लीकेशंस. ठीक है, सो पास्कल लॉ और उसके अप्लीकेशन इस लेक्चर में हम देखेंगे, बट उसके पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला डिराइव किया था, व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? हमने एक कंटेनर लिया था जिसमें फ्लूइड फिल किया था, दैट इज नथिंग बट द वाटर, और उसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम किया था. ओके, और हमने 2 पॉइंट्स लिए थे. ऐसा कंटेनर था हमारा जिसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर था like this, and we have taken the pressures at this upper surface P1 and lower surface P2. Okay, and from that particular assumption we have derived one important formula of a pressure, and that was P2 equals to P1 plus rho g in bracket x1 minus x2. Okay, and I have told you that you have to use this formula as a tool, right? So we can also write this formula as P2 equals to P1 plus rho g h, because we know that this x2 minus x1 is nothing but h, and this h is nothing but the height of that cylinder. Okay, we can also write this as P2 minus P1, or simply we'll keep it as it is. Okay, so ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इस फॉर्मूले के 2 इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमें देखना है, और सेकेंड कंक्लूजन जो रहेगा, and that is nothing but the basis of that Pascal's law. Okay, now see the conclusions. We have to see the conclusions, and this is very interesting. Okay, so we have to see the conclusions of this formula. Okay, मैंने पहले ही बताया था फॉर्मूला की अपनी एक लैंग्वेज होती है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कंडीशन वाइज ये फॉर्मूला में क्या प्रेडिक्ट करता है. ओके, सो सी फर्स्ट कंक्लूजन में हम अज्यूम करते हैं, सपोज लेट h इक्वल्स टू 0. अब h इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट? h क्या था कि हमारे पास एक कंटेनर था. ठीक है, उस कंटेनर में एक इमेजिनरी सिलेंडर था. ये पॉइंट पे हमने प्रेशर P1 लिया था, इस पॉइंट पे हमने प्रेशर P2 लिया था, और हमें ये भी पता है कि प्रेशर जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ प्रेशर इंक्रीजेस, राइट? सो ऑब्वियसली यहाँ पे इस पॉइंट का प्रेशर P1 है, इस पॉइंट का प्रेशर P2 है, और ये दोनों पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, इसे हम हाइट कहते हैं, जो हमने h से डिनोट किया था इस फॉर्मूले में. करेक्ट. अब हमने इमेजिन किया, सपोज किया दैट सपोज h इक्वल्स टू 0. h इक्वल्स टू 0 हो गया मीन्स व्हाट? कि ये जो पॉइंट्स h डिस्टेंस पे है वो h ही 0 हो गया. मतलब क्या हुआ कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे है तो दूसरा पॉइंट भी कहाँ पे रहेगा? सेम लेवल पे रहेगा. तभी दोनों में का जो हाइट है, दोनों में का जो डिस्टेंस है, वो कितना रहेगा? 0 रहेगा. समझा? अब आप बोलोगे डिस्टेंस तो दोनों में भी है, बट ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. h स्टैंड्स फॉर हाइट, हाइट मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस. ठीक है, सो ये 2 पॉइंट्स जो h डिस्टेंस पे थे वो हाइट हमने 0 कर दी. मतलब ये 2 पॉइंट्स अब क्या है? सेम लेवल पे है. समझा? अब नाउ इफ दिस इज अ कंडीशन, देन दिस फॉर्मूला विल रिड्यूस टू, जस्ट सब्स्टिट्यूट h इक्वल्स टू 0. क्या हो जाएगा? P2 इक्वल्स टू P1 प्लस, now h equals to 0 means everything will be 0, and P1 plus 0 is nothing but equals to P1. means क्या मिला हमें? P2 equals to P1. यहाँ का प्रेशर था P1 सपोज, यहाँ का प्रेशर था P2 सपोज. so P2 equals to P1 means what? 2 पॉइंट्स पे अगर वो 2 पॉइंट्स के बीच की हाइट 0 है, मतलब if those 2 points are at the same level, then their pressures will be equal, means P2 will be equals to P1. so this is very important conclusion. what is that? कि ये कंटेनर है, इसमें क्या है? फ्लूइड है. ठीक है, अब हमें एक चीज पता है कि नंबर ऑफ लेयर्स आर देयर. फ्लूइड की नंबर ऑफ लेयर्स है, वाटर की नंबर ऑफ लेयर्स है. अगर हम ये अपर लेयर कंसिडर करें फ्लूइड की, सो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स
एक लेवल पे है, मतलब हाइट कितनी है, 0 है, ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम लेवल. सो इफ दिस इज द केस, देन pressure at each point will be same. That is the important conclusion that we got. For consideration we have taken 2 points, but there will be a number of points. Okay, so for simplicity we have just taken a 2 points. Understood? So एक और important conclusion जो हमें मिला pressure के लिए वो क्या है कि आपके पास कितना भी बड़ा कंटेनर रहो, कितना छोटा कंटेनर रहो, उसमें फ्लूइड रहेगा. अगर फ्लूइड की एक लेवल हम कंसिडर करते हैं जो नंबर ऑफ पॉइंट्स से बनी है, तो वो हर पॉइंट्स पे प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा. सो एक सेंटेंस में अगर हम इसे समराइज करें, सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन, दैट प्रेशर रिमेन्स सेम if the height h equals to 0. That means if all the points are at same level, then for that case pressure will be same. Okay, now second conclusion is that suppose, ये आपको समझ में आ गया. second conclusion हम यहाँ लिखते हैं, suppose g equals to 0. इस फॉर्मूले में जो g है, सपोज वो हमने 0 कर दिया. अब g 0 कर दिया मीन्स व्हाट, ग्रेविटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गई. अगर ये केस होगी तो इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगा, फिर से g की वैल्यू 0 कीजिए, क्या हो जाएगा, p2 इक्वल्स टू p1, और g की वैल्यू 0 है, दिस इज 0, दैट मीन्स इट विल बी सिंपली अगेन p2 इक्वल्स टू p1. अब इसका मतलब क्या, दोनों भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम दिख रहे हैं, बट इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. अब इसका मीनिंग क्या, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करेंगे. g जो है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमने ग्रेविटी 0 कर दी. अब क्या होगा, हमें एक चीज पता है कि जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है बिलो द लिक्विड सरफेस, व्हाट हैपेंस विथ इंक्रीज इन अ डेप्थ, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस. मतलब इस लेवल पे प्रेशर अगर 5 पास्कल रहेगा, सो इस लेवल पे प्रेशर 6 पास्कल रहेगा, इस पे 7 रहेगा, इस पे 8 रहेगा. मतलब क्या, डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होते जाता है, राइट. बट यहाँ पे P2 इक्वल्स टू P1 है, मीन्स व्हाट, प्रेशर एट ईच पॉइंट विल बी सेम. अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है, राइट. अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया तो पास्कल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इज द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ. ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ के लेते हैं. देखिए यहाँ पे ये लिक्विड सरफेस है, इसके ऊपर फ्लूइड नहीं है, बट इसके ऊपर क्या है, एयर है. ओके, अब इसे पर्टिकुलर एरिया है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे अप्लाई होगा. सपोज वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 5 पास्कल. ठीक है, सो 5 पास्कल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस अपर लेवल पे अप्लाई हुआ. अब क्या होगा, ये जो लेवल है लिक्विड की, ये जो लेयर है लिक्विड की, ये इसका एक पर्टिकुलर मास रहेगा. सो क्या होगा, इट विल एक्सर्ट अ फोर्स, और वो फोर्स कितना रहेगा, F equals to mg, where g is the gravity and m is the mass of this upper layer of a liquid. ठीक है, अब फोर्स अप्लाई हो रहा है पर्टिकुलर एरिया पे, मतलब यहाँ पे प्रेशर कंट्रीब्यूट होगा. मतलब क्या होगा, ये अपर लेयर इस लोअर लेयर पे प्रेशर अप्लाई करेगी. एट द सेम टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, मतलब इस लेवल पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, बट इस लेवल पे इस एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के साथ साथ इस लेयर का भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा. अब थर्ड लेयर की बात करते हैं. यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही 5 पास्कल. अब ये जो लेयर है ये भी प्रेशर अप्लाई करेगी. एट द सेम टाइम ये जो सेकेंड लेयर है ये भी प्रेशर अप्लाई करेगी. दैट मीन्स एज कंपेयर टू दिस लेयर, दिस सेकेंड लेयर, प्रेशर एट द थर्ड लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज. सपोज इट इज 7 पास्कल. सो ऐसे ही होते जाएगा, और जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा. सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. अभी क्लियर है कि डेप्थ के साथ प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है. ठीक है, पर अब हमने क्या किया, ग्रेविटी ही 0 कर दी. अगर हमने ग्रेविटी ही 0 कर दी तो ये जो फोर्स था जो हर लेयर अपनी रिस्पेक्टिव लोअर लेयर पे अप्लाई कर रही थी, ये फोर्स अब ग्रेविटी 0 होने की वजह से ये फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया. ये फोर्स अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या है
कि अपर लेयर पे ये जो प्रेशर लगा था 5 पास्कल का, ये जो प्रेशर लगा था 5 पास्कल का, यही प्रेशर इस लेवल पे रहेगा, यही प्रेशर इस लेयर पे रहेगा, यही प्रेशर लोअर लेयर पे भी रहेगा। क्यों? बिकॉज ग्रेविटी जीरो है। ग्रेविटी जीरो है मतलब mg जीरो है, मतलब फोर्स जीरो है, मीन्स कोई लेयर दूसरे लेयर पे प्रेशर ही नहीं अप्लाई कर रही है, प्रेशर अप्लाई नहीं कर रही है, सो प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है। और प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है मतलब क्या कि हर लेयर पे या फिर हर लेयर के हर पॉइंट पे प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। जितना अपर लेयर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा था 5 पास्कल, सेम प्रेशर इस लेयर पे, सेम प्रेशर इस लेयर पे। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। बट पहला कंक्लूजन हमें क्या बोलता है कि एक लेवल पे, एक लेयर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे जिनमें कि हाइट जीरो है, तो क्या होगा? उन सब पे प्रेशर सेम होगा। सो सेकेंड कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अगर हमारा जी जीरो है, सो हर लेयर पे जो प्रेशर है वो कैसा है? सेम है। मतलब यहाँ पे भी 5 पास्कल, यहाँ पे भी 5 पास्कल, यहाँ पे भी 5, up to the lower layer there will be a pressure of 5 pascal if g equals to 0, because as g equals to 0, f will be equals to 0, and as the f is 0, that means force of gravity is 0, and that is why the only pressure that is acting on each layer is nothing but which pressure? Atmospheric pressure. Understood? So अब इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग एक लेवल पे जितने भी वाटर पार्टिकल्स है, जितने भी पॉइंट्स है, सब पे प्रेशर कैसे होता है? सेम होता है। मतलब अब इस लेवल के हर पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा? 5 पास्कल। ये लेयर अगर ले ले, इसके हर पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा? 5 पास्कल। मतलब क्या? This is very important conclusion and this is the basis of Pascal's law. And what is that? If g equals to 0, if g equals to 0, then pressure at every point of a liquid will be same, and that is nothing but the basis of Pascal's law. ठीक है? Understood? So these are the two important conclusion and these are very important. Okay? So you need to remember this. Now you have 4 conclusions for the pressure. What is that? Pressure increases with the depth, pressure decreases with the height. Pressure will be same for each and every point if they are lying at the same height, that means at the same level. That is the third conclusion. And what is the fourth? If gravity is 0, if g equals to 0, then pressure at every point of a liquid will be same. Understood? And that is nothing but the, we can say, a basis or a origin of Pascal's law. तो अभी Pascal's law हमें क्या बोलता है वो देखते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया बस सेम है कि अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है? फ्लूइड है, सपोज लिक्विड है। अब लिक्विड की नंबर ऑफ लेयर्स होगी यहाँ पे लाइक दिस। ओके, सो दिस आर द लेयर्स ऑफ लिक्विड। ओके, नाउ if g equals to 0, then if g equals to 0, suppose atmospheric pressure will be there. Suppose यहाँ से 5 पास्कल का प्रेशर, 5 पास्कल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस अपर लेयर पे अप्लाई हुआ। अब क्या होगा? जी जीरो होने की वजह से ये लेयर इस लेयर पे तो प्रेशर अप्लाई करेगी नहीं, मतलब यही प्रेशर इस लेयर पे भी होगा अप्लाई, यही प्रेशर इस लेयर पे भी अप्लाई होगा, यही प्रेशर लोअर लेयर पे भी अप्लाई होगा। मीन्स this pressure that atmospheric pressure 5 pascal that has been applied on the upper layer, same pressure will be transmitted at each and every point inside that fluid. Means यहाँ पे भी pressure 5 pascal होगा, यहाँ पे भी 5 pascal, यहाँ पे भी 5 pascal, यहाँ पे भी 5 pascal. At each and every point the pressure will be 5 pascal. That is nothing but the Pascal's law. But the important thing is this will take place only if g equals to 0, because if g is a non-zero, obviously pressure will go on increasing with the depth. But as g equals to 0, if you will apply pressure at any point inside the liquid, the same pressure will be transmitted at each and every point of that liquid, even on the walls of the container, but provided that this acceleration due to gravity should be neglected or should be equals to 0. And that is nothing but the Pascal's law. मतलब क्या? अब सिंपल सेंटेंस में बोलती हूँ मैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, ये लिक्विड है कंटेनर में, ठीक है।
सपोज वाटर है, नंबर ऑफ लेयर्स है, हर लेयर पे नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, नंबर ऑफ पॉइंट्स सपोज इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर बिकॉज वी आर कंसीडरिंग आइडियल केस वेयर g इक्वल्स टू 0. ओके, अब पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, अगर g की वैल्यू 0 है तो आप लिक्विड के कोई भी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करो. अब हम नहीं कर रहे तो सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सपोज यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हुआ 10 पास्कल का. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, if a pressure is applied at any point of a fluid which is at rest word is very important because we are studying hydrostatic. Okay, so if pressure is applied at any point of a fluid which is at rest, same pressure will be transmitted to each and every point inside the liquid, even on the walls, but provided that acceleration due to gravity should be 0 or it should be neglected. That is nothing but the Pascal's law statement. Understood? So ये Pascal law applicable है अगर g की वैल्यू 0 है तो ये तो आइडियल केस हो गई ना, बिकॉज g को हम निगलेक्ट कर ही नहीं सकते, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट. सो अब प्रैक्टिकली अगर पास्कल लॉ अप्लाई करते हैं तो पास्कल लॉ में मॉडिफिकेशन क्या होगा ये देखिए. ये चीज़ जो है वो टेक्स्ट बुक में नहीं दी है बिकॉज ये जो है हम आइडियल केस कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे g की वैल्यू कितनी है, 0 है. ठीक है, बट प्रैक्टिकली जब हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे तो हम g को तो इग्नोर नहीं कर सकते, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते. सो अगर g नॉन ज़ीरो होगा सो प्रैक्टिकली पास्कल्स लॉ कैसे मॉडिफाइड होगा वो देखिए. ठीक है, सपोज ये फिर से कंटेनर है हमारे पास एंड सपोज इस कंटेनर में हमने फ्लूइड फिल किया एंड दैट फ्लूइड इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. सो ओके, अब सपोज इस अपर लेयर पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है 10 पास्कल. ठीक है, अब हमें पता है इन प्रेजेंस ऑफ g वेयर g इज नॉन जीरो देन क्या होगा, एज यू विल गो इन अ डेप्थ द प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग. प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है ये मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ. ठीक है, अब इस लेयर पे अगर प्रेशर 10 पास्कल मैंने अप्लाई किया तो अब क्या होगा, इसका 11 पास्कल होगा, ये 12 पास्कल, ये 13, ये 14, 15 and so on. That means the pressure will go on increasing if g is non-zero. Okay, अब सपोज मैंने क्या किया, एक्सटर्नली इस अपर लेयर पे 2 पास्कल का प्रेशर अप्लाई किया एट एनी पॉइंट. तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि एक पॉइंट पे जितना प्रेशर अप्लाई करोगे लिक्विड के हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर अप्लाई होगा. मतलब यहाँ पे अब टोटल प्रेशर कितना हो गया, 12 पास्कल. सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अगर +2 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 13 पास्कल. ये कितना हो जाएगा, 14 पास्कल. दिस विल बी 15 पास्कल, 16 पास्कल, 17 पास्कल. मीन्स व्हाट, दिस इज द पास्कल्स लॉ in presence of a gravity where g is not equals to 0. So this is the modification of Pascal's law. But law वही है, वहाँ पे हमने g को इग्नोर किया था करके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम था. यहाँ पे हमने g को इग्नोर नहीं किया है. सो विथ रिडक्ट प्रेशर इंक्रीज तो हो रहा है बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ये जो एक्सटर्नल प्रेशर मैंने 2 पास्कल का अप्लाई किया इस पॉइंट पे सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है हर पॉइंट पे एंड दैट्स वाई प्रेशर जो है वो इस तरह से अब इंक्रीज होगा like this in a similar manner. So 2 Pascal. Understood? So this is the Pascal's law. Okay. अब textbook wise statement जो है हमारा Pascal's law का वो क्या होगा, तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट क्या हम बोल सकते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में फ्लूइड है. ठीक है, हम घर पे अलग अलग शेप के कंटेनर्स यूज करते हैं. सपोज उसमें वाटर है. ठीक है, अपर लेयर पे सपोज 5 पास्कल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, मतलब अब अगर आप अपर लेयर पे 5 पास्कल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उस लिक्विड के हर पॉइंट पे कितना प्रेशर रहेगा, 5 पास्कल. इफ वी आर निग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल g दैट इज ग्रेविटी. दिस इज द पास्कल्स लॉ. ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उस लिक्विड के हर पॉइंट पे सेम प्रेशर ट्रांसमिट होगा. दैट इज नथिंग बट द पास्कल्स लॉ. ठीक है, so statement क्या होगा, pressure applied at any point of an enclosed fluid which is at rest. This is very important. It's transmitted equally and undiminished at every point of a fluid and also on the walls of a container, but provided that effect of gravity is neglected. So this is the Pascal's law. अगर आपके statement में ये word rest और ये word अगर नहीं होगा so आपका statement
टोटली इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। सो पास्कल्स लॉ में जो फ्लूइड हम ले रहे हैं वो रेस्ट पे है। सेकेंडली हम जी का जो इफेक्ट है ग्रेविटी का उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं, और अगर उस इफेक्ट को, जी के इफेक्ट को हम कंसिडर भी करते हैं तो प्रैक्टिकली पास्कल्स लॉ कैसे मॉडिफाई होगा ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पास्कल्स लॉ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है इसके। सो नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। ओके, the first application of a Pascal's law is hydraulic machine, and especially this machine is used to lift the heavy object, and that's why this is also called as a hydraulic lift. Okay, अब ये कहाँ यूज होता है? So especially in the garages जहाँ पे heavy cars, heavy trucks जो होते हैं having a very large mass even greater than thousands kgs, सो इतने हेवी जो व्हीकल्स है वो लिफ्ट किए जाते हैं। सो दिस व्हीकल्स कैन बी लिफ्टेड अपवर्ड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, एंड दैट इज नथिंग बट द हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये मशीन है बट इसे लिफ्ट इसके लिए कहा बिकॉज इट लिफ्ट्स द हेवी ऑब्जेक्ट इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, नाउ सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे एंड देन वर्किंग देखेंगे, ठीक है। So as you can see in figure, this hydraulic lift consists of two containers having a cylindrical shape. So जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, एक कंटेनर जो है हमने बहुत छोटा लिया है और दूसरा कंटेनर जो है वो हमने बहुत बड़ा लिया है। दोनों में हमने फ्लूइड फिल किया है और ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सो सेम फ्लूइड इज इन बोथ दी कंटेनर्स। ओके, सो इसका जो एरिया है इस कंटेनर का, लेट दैट एरिया बी A1 एंड लेट द एरिया ऑफ दिस कंटेनर बी A2। ओके, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एरिया ऑफ दिस पिस्टन विद यहाँ पे S1 और S2 जो है वो है पिस्टन्स। अब पिस्टन क्या होता है और इसका यूज क्या होता है? सो पिस्टन इज यूज टू अप्लाई अ प्रेशर ऑन अ पर्टिकुलर फ्लूइड। इंजेक्शन आपको पता है, सिरिंज, ठीक है। सो इंजेक्शन में एक सिलेंड्रिकल शेप प्लास्टिक ट्यूब होती है और पीछे से एक पिस्टन होता है, और वो पिस्टन को जब हम प्रेस करते हैं तो वो इनर लिक्विड पे क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ पिस्टन। सो हियर वी हैव यूज्ड टू पिस्टन्स, S1 and S2, S1 for this and S2 for this, okay, and let the area A1 and A2. Now it is very well cleared that this container is much larger as compared to this one, so obviously area A2 will be very greater as compared to area A1, okay. So this is simple कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सो सिंपल है कि आपको क्या करना है, आपका पर्पस क्या है कि आपको हेवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है, ठीक है। अब हेवी ऑब्जेक्ट अगर लिफ्ट करना है सो मैन्युअली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिफ्ट विद द हैंड्स। अगर ये करना है पॉसिबल तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो बाय यूजिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट यू कैन मेक दिस वेरी इजी। सो जस्ट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स यू कैन लिफ्ट अ हेवी ऑब्जेक्ट हैविंग मास of the order of 1000 kgs or even more than that, okay. So simple working principle है कि small amount of force apply करो, output पे large amount of force मिलेगा, उस large amount of force से आप कोई भी heavy object को easily lift कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसका working के कैसे possible है, ठीक है। So देखिए, suppose मैंने यहाँ पे एक object रखा, यहाँ पे एक object रखा जिसका mass है small m, ठीक है। अब मास है स्मॉल m इंटू जी, क्या होता है, फोर्स, लेट दैट फोर्स बी F1। मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m, ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, एंड दैट इज m1g, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो ये जो फोर्स है F1, ये जो फोर्स है F1 वो ये डायरेक्शन में एक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट की वजह से, जो कि है m इंटू जी, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पिस्टन पे एक्ट होगा, और उसके वजह से वो जो पिस्टन है वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ फ्लूइड पे क्या एक्ट करेगा, प्रेशर एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हो फोर्स एक्ट हो रहा है ये F1 और ये है आपका एरिया A1। सो दिस इज योर एरिया A1 एंड दिस इज योर फोर्स F1। नाउ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स F1 अपॉन A1 इज नथिंग बट वी कॉल्ड एज अ प्रेशर। सो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है,
जैसे ही आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास बहुत कम है, और क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होने की वजह से पिस्टन इनसाइड पुश होगा और उसकी वजह से इस फ्लूइड पे प्रेशर एक्ट होगा, लेट दैट प्रेशर बी E, अंडरस्टूड। सो अब ये फ्लूइड पे प्रेशर एक्ट होगा। अब ये पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। पास्कल्स लॉ हमें क्या कहता है कि फ्लूइड के कोई भी पॉइंट पे आप एक प्रेशर अप्लाई कर दो, सपोज 2 पास्कल का, हर पॉइंट पे सेम प्रेशर ट्रांसमिट होगा इक्वली अगर G की वैल्यू कितनी होगी, 0, बाय निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडरस्टूड। सो हियर इस ऑब्जेक्ट ने इस फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई किया P which is equals to F1 upon A1. Now this pressure will be transmitted equally and undiminished at every point on this fluid, right? So ये प्रेशर, उतना ही प्रेशर यहाँ होगा, वही प्रेशर P यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर पॉइंट पे वो प्रेशर P एक्ट होगा, ठीक है। सो सेम प्रेशर विल बी हियर, दैट इज P, ओके। अब ये प्रेशर यहाँ पे जो पिस्टन है इट्स हैविंग अ एरिया A2, अब प्रेशर है, एरिया है, हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम फोर्स इक्वल्स टू लिखे तो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ पे सेम प्रेशर जो इधर अप्लाई हो रहा था उतना ही प्रेशर यहाँ अप्लाई हो रहा है, और इस कंटेनर का या फिर इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। अब P और A2 क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, फोर्स। सो लेट दैट फोर्स बी डिनोटेड बाय F2, ओके। इसे हम पहले लिख लेते हैं, F1 इक्वल्स टू P इंटू A1, और इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो सेम प्रेशर इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ फ्लूइड एंड दिस प्रेशर acting on this area, okay, so it will contribute what, this will contribute force, so let that force be denoted by F2, और वो फोर्स अब कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया। इस पॉइंट पे भी प्रेशर कितना है P अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, एरिया कितना है A2, मतलब ये फोर्स जो है F2 वो कितना होगा P इंटू A2। अब ये जो फोर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है प्रेशर की वजह से, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी वर्टिकली अपवर्ड। और अब कोई फोर्स अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो अब क्या करो, जो भी हेवी ऑब्जेक्ट आपको लिफ्ट करना है, सपोज उसका मास है कैपिटल M, वो यहाँ पे रख दो। अब यहाँ से तो अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है ना, ये अपवर्ड फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेगा। सो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ hydraulic lift, okay। So you have provided a very small force by putting a small object having a mass small m, and by that the force F2 is contributing here in upward direction, and with this large amount of force F2 you can easily lift a heavy vehicles having a very large mass of the order of thousands of kgs, okay। So this is the simple working of हाइड्रोलिक लिफ्ट। सो ये तो हो गया थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन। फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे उस पे से भी हमें सेम एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कंट्रीब्यूट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इस हेवी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये कार है, इसको क्या करेगा, अपवर्ड लिफ्ट करेगा, ठीक है। नाउ यू हैव दिस टू फॉर्मूला, ओके। नाउ if I take a ratio of this two formula, then I can write F1 upon F2 equals to, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA1 upon PA2, right? Now this P will get cancelled, okay. Now I can write F2 upon F1, I have taken a reciprocal, यहाँ पे क्या होगा, A2 upon A1, right? So F2, ये जो आउटपुट फोर्स हमें मिला विच इज़ अ वेरी लार्ज, वो कितना होगा, इट विल बी A2 अपॉन A1, और ये F1 को हम इधर लेकर जाएंगे, ओके। सो वी गॉट दिस फॉर्मूला, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब जो वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बताया कि एज ए इनपुट यू हैव टू प्रोवाइड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स
and as an output we will get a large amount of force in vertically upward direction which will lift the heavy object like a car. Okay, अब मैथमेटिकली भी हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए तभी हम इस पर बिलीव करेंगे. सो थेरोटिकली तो हमने एक्सप्लेन कर दिया. अब ये जो फॉर्मूला हमें मिला इससे भी हमें सेम एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए. तो ये फॉर्मूला हम इधर लिख देते हैं. व्हाट इज दैट? F2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 इंटू F1. ओके, नाउ सी. अब यहाँ पे F मतलब क्या होता है? mg. अब F2 जो है दिस इज द फोर्स हियर एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. ओके, सो आई कैन राइट कैपिटल mg. ओके, दिस कैपिटल mg इक्वल्स टू A2 upon A1, and what is F1? F1 is because of this object having a small mass, small m into g. This g will get cancelled. So you will get capital M equals to A2 upon A1 into m. Okay. अब हम क्या करेंगे? हमें प्रूफ यही करना है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस करके हम लार्ज ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो सपोज ये स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हमने प्लेस किया यहाँ पे उसका मास हम लेते हैं 1 kg. अब 1 kg मास ज़्यादा नहीं है, वो आप मैन्युअली भी लिफ्ट कर सकते हो. सो इतना स्मॉल मास मैंने क्या किया यहाँ पे प्लेस कर दिया. ठीक है. अब स्टार्टिंग में ही मैं बता चुकी हूँ कि इस कंटेनर का जो एरिया है वो हमें बहुत कम लेना है, हैविंग अ वेरी स्मॉल शेप, और इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है. सो A1 जो है वो इसका एरिया है. सो एज द एरिया ऑफ दिस इज वेरी लेस, लेट दिस बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत कम लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, बहुत कम है. इसका जो एरिया है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हम A2 लेंगे 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये सारी वैल्यूज हमने लिए, आप दूसरी वैल्यूज लेके भी प्रूफ कर सकते हो. अब ये ऐसा है और एम्पियर दिस, इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा? 10⁴ मीटर स्क्वायर. राइट. ओके. अब ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके हम कैपिटल M की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. सो कैपिटल M इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A2 की वैल्यू पुट करो 1. A1 की वैल्यू कितनी है? 10⁴ और स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? इंटू 1. ओके, मतलब कैपिटल M की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? दिस 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, मीन्स 10⁴ kg. और 10⁴ kg मतलब ये कितना हो गया? 10,000 kg. अंडरस्टूड. सो हमने क्या किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जो फ्लूइड को प्रेस कर रहा है विद प्रेशर P. वो ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 1 kg. और 1 kg मास का ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस करने के बाद जो स्मॉल फोर्स कंट्रीब्यूट हो रहा है F1, वो आउटपुट में इन रिटर्न लार्ज फोर्स हमें दे रहा है F2, और वो फोर्स इतना लार्ज है दैट इट इज केपेबल टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट हैविंग मास 10,000 kg. बिकॉज इसका मास हमें नहीं पता था, ये लेके हमने ये कैलकुलेट किया है. मतलब क्या कि आप बस 1 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ रख दो, इसके वजह से फोर्स कंट्रीब्यूट होगा जिसकी वजह से फ्लूइड प्रेस्ड होगा, प्रेशर एक्ट होगा. पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रेशर हर पॉइंट पे सेम रहेगा. सो यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर रहेगा. तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एक अपवर्ड फोर्स कंट्रीब्यूट होगा वो इतना लार्ज है कि वो 1 kg का ऑब्जेक्ट रखने के बाद कितने kg के ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकता है? सो इट इज 10,000 kg. So where is the 1 kg and where is the 10,000 kg? So this is the interesting application of a hydraulic lift. समझा? तो देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है मैंने उसका कंस्ट्रक्शन बताया, वर्किंग प्रिंसिपल बताया, वर्किंग बताया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताया, और मैंने मैथमेटिकली भी इंटरप्रेट करके बताया कि कैसे थेरोटिकल और मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन मैच कर रहा है. ठीक है. सो सिंपल लैंग्वेज में बोले,
As an input, provide a large amount of small amount of force in this direction. As the output, you will get a large amount of force in upward direction, and that will easily lift a heavy object like a car having a mass of 10,000 kgs. Okay, so this is a simple application of Pascal's law, that is hydraulic lift. ठीक है. सिमिलरली हाइड्रोलिक प्रेस भी होता है कि दो मेटल्स आपके पास है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है. सपोज यू हैव टू मेटल्स एंड यू हैव टू कॉम्प्रेस्ड दोज मेटल्स और यू हैव टू इंसर्ट दोज मेटल इनसाइड. ओके, एट द सेम वहाँ पे जहाँ पे वेल्डिंग यूज नहीं हो सकता, सो उसे कॉम्प्रेस करने के लिए, उसे प्रेस करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, आप यही हाइड्रोलिक मशीन यूज कर सकते हो. बस आपको ये जो है ये अपसाइड डाउन करना पड़ेगा. ठीक है, ये जो पोर्शन है वो ऐसा करना होगा. मतलब क्या कि यहाँ पे ये अगर आपका कंटेनर है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ, जिसका शेप बहुत छोटा है, और जो दूसरा कंटेनर है जो हमने ऐसे रखा, अब उसे कैसे रखना पड़ेगा, इट विल बी लाइक दिस. ओके, अब फिर से क्या होगा, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है. फिर से क्या करो, यहाँ पे 1 kg का ऑब्जेक्ट रख दो, ये फोर्स एक्ट होगा P(F1) जिसकी वजह से प्रेशर कंट्रीब्यूट होगा P. सेम प्रेशर एवरी पॉइंट पर रहेगा. सो यहाँ पे फोर्स लगेगा F2 और ये फोर्स क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को प्रेस कर देगा. बिकॉज यहाँ पे फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सो ऑब्वियसली ये फोर्स क्या करेगा, अब जो दो ऑब्जेक्ट आपको मर्ज करना है या फिर प्रेस करना है उन्हें प्रेस कर देगा, जो कि मैन्युअली पॉसिबल नहीं है. सो इसे कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस, इसे कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट. कंस्ट्रक्शन से हमें सिर्फ इस फिगर को जो है वो आपको उल्टा कर देना है. ठीक है. सो हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक प्रेस, these are combinedly called as a hydraulic machine. So hydraulic machine has a two purpose. If you are using this configuration, it is called as a hydraulic lift. If you are using this configuration, this is called as a hydraulic press. Okay, so this is the interesting application of a Pascal's law. So Pascal's law मैंने बताया, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है Pascal's law का. अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है जो कि पढ़ने के बाद आपको मे भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है. सो प्रैक्टिकली अगर हम इसे रिलेट करते हैं तो बहुत सिंपल है. तो पहले आप अपने लैंग्वेज में अपने पर्सपेक्टिव से उसको जान लीजिए, कॉन्सेप्ट्स को जान लीजिए, तो फिर स्टेटमेंट बहुत ईजी है, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, अगर रटोगे तो याद नहीं आएगा. ठीक है. सो रटना नहीं है, समझ के लेना है. ठीक है. और ये एप्लीकेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी भी है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. और इसका एनिमेटेड वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला है. तो ये लेक्चर देखने के बाद अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने हैं और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है ये अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दी है उसे ओपन करके आप एनिमेटेड वीडियो जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट का वो देख सकते हो. ठीक है. सो this is all. In next lecture we will meet with the next point. Until then, stay studious, stay curious. Thank you.